मिडिल ईस्ट में नए युद्ध का आगाज। तुर्की ने टैंक रवाना किए, सेना भेजी। सीरिया के मैदान में तुर्की इजराइल के बीच युद्ध। यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में दिन दहाड़े बमबारी। ज़ेलेंस्की के होम टाउन में डबल टैप अटैक। महायुद्ध का बैटल ग्राउंड अब सीरिया बन रहा है। तुर्की ने आर्मी की बटालियन सीरिया पहुंचा दी है। एर्दोगन के टैंक और तोपखाना सीरिया के लिए निकल चुका है। नेतन्याहू के फाइटर जेट सीरिया के आसमान पर मंडरा रहे हैं। इजरायल के F-16 फाइटर जेट मिसाइल और बम से लोडेड हैं। टारगेट लॉक है। अमेरिकी ब्लॉकेट तोड़ने के लिए ईरान बड़े हमले की धमकी दे रहा है। यूक्रेन में दिन दहाड़े शॉपिंग सेंटर को रूस ने निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने वाइल्ड बेरीज के बाद अब रूस के अमेज़न कहे जाने वाले ओजोन सप्लाई सेंटर पर हमला बोल दिया है। आज दुनिया भर के अखबारों में युद्ध की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही हैं। रूस ने दिन दहाड़े यूक्रेन के शॉपिंग मॉल को उड़ा दिया है। रॉयटर्स और अल जजीरा ने यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर डबल टैप अटैक को बड़ी खबर बनाया है। बीबीसी ने हेडलाइंस बनाई है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, रूस ने दोबारा शॉपिंग मॉल पर हमला कर दिया। 4.5 साल के युद्ध की ये सबसे भयानक तस्वीरें हैं। रूस ने शॉपिंग मॉल पर दिन दहाड़े बमबारी की है। ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रीह में शॉपिंग मॉल को उस वक्त निशाना बनाया गया है जब वहां लोग शॉपिंग कर रहे थे। मॉल खरीदारों और दुकानदारों से भरा हुआ था। अचानक कई ड्रोन उड़ते हुए आए और शॉपिंग मॉल से टकरा गए। धमाके के साथ मॉल की छत उड़ी और आग के शोले उठने लगे। रूसी ड्रोन अटैक की एक और क्लियर पिक्चर देखिए। रूस का गेरान 4 ड्रोन तूफानी रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और मॉल से टकरा जाता है। यूक्रेन का कोई एंटी ड्रोन सिस्टम उसे रोक नहीं पाता। ज़ेलेंस्की ने 15 दिन पहले काला सागर के तट पर बसे पुतिन के महल गेलेंडज़िक पर ड्रोन अटैक कराया था। तभी पुतिन ने सूद सहित वापस करने का प्रण ले लिया था। ज़ेलेंस्की के ग्रे जिले में दिन दहाड़े शॉपिंग मॉल उड़ाकर पुतिन ने संदेश दिया है, अगर यूक्रेन निजी और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमले करेगा तो रूस ज़ेलेंस्की को उसी अंदाज में जवाब देगा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के महल पर अटैक उस वक्त कराया था जब काला सागर के बीच पर सैलानी मौजूद थे। समंदर किनारे फैमिली के साथ वीकेंड मना रहे थे। ये हमला कई रूसी ड्रोन से किया गया। ये जानबूझकर किया गया कायरतापूर्ण हमला था। एक के बाद एक कई हमले हुए। अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। मैं उनके परिवारों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हमें पता है कि उनमें से 11 बच्चे हैं। अधिकारी उन सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जो उस शॉपिंग सेंटर में हो सकते थे। ये रूसियों द्वारा किया गया घोर अत्याचार है। वे जानवर हैं। हम निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। मॉल में जैसे ही धमाके हुए, स्थानीय राहत और बचाव टीमें फौरन मौके पर पहुंची। घायलों और बर्न इंजरी वाले लोगों को मेडिक्स टीमों ने मौके पर ही ट्रीटमेंट देना शुरू किया। अभी घायलों की मरहम पट्टी चल ही रही थी कि मॉल पर रूस ने ड्रोन अटैक की दूसरी वेव लॉन्च कर दी। राहत बचाव कर्मचारियों और मेडिक्स टीमों के मेंबर भी इसी चपेट में आ गए।
रूसी ड्रोन अटैक के बाद शॉपिंग मॉल के करीब 9000 स्क्वायर मीटर के हिस्से में आग लग गई। 16 लोगों की मौत हो गई, 130 से ज्यादा घायल हो गए, जिनमें 23 छोटे बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग मॉल आए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई राज्यों की टीमें लगाई गई हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने ही शहर का शॉपिंग मॉल उड़ाए जाने के बाद पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। जान बचाने के लिए हमारे पास जरूरी सभी चीजें हो, ये बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है कि दुनिया इस पर चुप न रहे। रूस का ये युद्ध खत्म होना चाहिए और दुनिया को इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। जो लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं उनका शुक्रिया। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इस समय क्रीवी रीह में जमीनी स्तर पर और दूसरे शहरों और समुदायों में लोगों की मदद कर रहे हैं। रूसी आतंक की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति मिले। रूस का आरोप है कि पब्लिक प्लेस और वेयर हाउसों पर हमले की शुरुआत ज़ेलेंस्की ने की थी। रूस तो सिर्फ सबक सिखाने के लिए पलटवार कर रहा था। कीव समेत कई शहरों में बड़े बड़े वेयर हाउस जहां खाने पीने का सामान स्टोर था, रूस वहां तबाही मचा चुका है। ये तस्वीरें यूक्रेन के एक ऐसे ही वेयर हाउस की हैं जहां हमले और आगजनी के बाद सामान बिखरा पड़ा है। ज़ेलेंस्की के होम टाउन के साथ साथ रूस ने यूक्रेन की राजधानी में भी तबाही मचा दी है। कीव में बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वो राजधानी में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोक पा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी ऐसे जल रही है मानो अब यहां रूस के मिसाइल हमलों को रोकने वाला कोई नहीं बचा। एक खूबसूरत शहर को भगवान भरोसे ज़ेलेंस्की ने छोड़ दिया है। लो राइज वाली रिहायशी बस्तियां हों या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सब में आग लगी हुई है। सैकड़ों वाहन जल गए हैं। सर्दियों से पहले अगर लोग मकानों की मरम्मत नहीं कर पाए तो ठंड से मारे जाएंगे। कीव में बिजली पहले से गायब है। गैस पाइपलाइनों पर लगातार रूसी हमलों से गैस की किल्लत है। यहाँ बिजली नहीं है, गैस सप्लाई ठप है, केवल ठंडा पानी आ रहा है। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग रो रहे हैं। रूस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। फ्लैट, कार, सब कुछ एक एक कर बर्बाद कर दिया है। मेरे माता पिता शहर से बाहर थे जब रूसी मिसाइलें यहाँ गिरी। कीव में ये गर्मियों का मौसम है, इसलिए मेरे पेरेंट्स समर हाउस गए हुए हैं, इसलिए वो बच गए। वरना मिसाइल जिस तरह से हमारे घर से टकराई है, उनका बचना नामुमकिन था। उनका बेड तक सलामत नहीं बचा। बिजली, गैस और खाने पीने के सामानों के बाद अब कीव में पानी की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने वहां के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला कर दिया है। प्लांट का बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका है। रूस ने 4.5 साल तक ऐसा युद्ध नहीं लड़ा। ऐसे में दुनिया पुतिन के बदले हुए प्लान से अचंभित है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का जिम्मा पुतिन ने अब मेदवेदेव को दिया है, जो ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं। 4.5 साल बाद भी रूस की फायर पावर कम नहीं हुई है। ज़ेलेंस्की का डिफेंस बेदम हो चुका है। किम जोंग उन से मिली KN-30 जैसी भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों से पुतिन का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को S-400 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है। इसी से खुश होकर किम जोंग उन लगातार रूस को घातक बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई दे रहा है। उनके साथ ही मिसाइल लॉन्चर और एक्सपोर्ट भी रूस भेज दिए हैं, जो यूक्रेन पर भारी तबाही मचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यूरोप और अमेरिका से हथियारों की सप्लाई कमजोर पड़ गई है। तुर्की से जो शिपमेंट हथियार लेकर यूक्रेन चला था, उसे ओडेसा पोर्ट पर पहुंचने से पहले ही रूस ने काला सागर में उड़ा दिया है। यूरोप के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड पर डिपेंड है। अमेरिका फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस में लगने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें दे सके। मिडिल ईस्ट में उसके अपने लॉन्चर खाली पड़े हैं।
दुर्भाग्य से बैलिस्टिक मिसाइलें अभी सबसे बड़ी चुनौती हैं। हालांकि इस हमले में लगभग 90% क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया था, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में स्थिति काफ़ी खराब है। हमें पैट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलों की ज़रूरत है और सिर्फ हमारे सहयोगी ही उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। हम हर स्तर पर उन्हें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सहयोगी इस ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम हैं। हम मुफ्त में कुछ पाने की बात नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन हथियार खरीदने के लिए तैयार है। ज़रूरी बात यह है कि फैसले लिए जाएं, हमारे सहयोगियों द्वारा सही राजनीतिक फैसले और सबसे पहले अमेरिका द्वारा। ज़ेलेंस्की कमजोर डिफेंस के बावजूद युद्ध में घायल शेर की तरह रूस से लड़ रहे हैं। मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक रूसी रिफाइनरी और मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन ने शॉपिंग मॉल अटैक का बदला रूस के ओजोन सेंटर पर ड्रोन हमले से लिया है। ओजोन रूस में रोजमर्रा की चीजें सप्लाई करने वाली चेन है। इसे रूस का अमेज़न कहा जाता है। वोल्गा प्रांत में ओजोन का बहुत बड़ा सप्लाई सेंटर है, करीब 1,35,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से ओजोन प्रांत पर अटैक किया है। ज़ेलेंस्की सप्लाई चेन के साथ साथ लगातार रूस की बड़ी रिफाइनरी को उड़ाते जा रहे हैं। इस बार यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर दूर नोवोकोइबिशिवस्क तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रिफाइनरी से आग की लपटें उठ रही हैं। रूस की नोवोकोइबिशिवस्क तेल रिफाइनरी समारा प्रांत में है। इसका संचालन बड़ी रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट करती है। यह हर साल 8.8 मीट्रिक टन कच्चे तेल को रिफाइन करती है। इस रिफाइनरी में ओरेनबर्ग, पश्चिमी साइबेरिया और समारा में निकाला जाने वाला कच्चा तेल लाकर प्रोसेस किया जाता है। यहाँ 20 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए और दुनिया भर में बेचे जाते हैं, जिसमें हाई ग्रेड डीजल और जेट ईंधन भी शामिल है। रूस की नोवोकोइबिशिवस्क तेल रिफाइनरी रूसी आर्मी की ईंधन और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ा रोल निभाती है। यहां बनाया जाने वाला जेट ईंधन रूसी फाइटर प्लेन को सप्लाई होता है। यूक्रेन ने बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर पुतिन की पाम ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन एक महीने में रूस की गजप्रॉम रिफाइनरी, ओस्क रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी, एल्स्की रिफाइनरी, यारास्लो रिफाइनरी, रियाजान रिफाइनरी और उफा रिफाइनरी पर बड़े अटैक कर चुका है। ज़ेलेंस्की को जर्मनी से 50,000 एडवांस कामिकाज़े ड्रोन मिले हैं। ब्रिटेन से भी बड़ी संख्या में ड्रोन मिले हैं, जिनमें नयान जेट इंजन फिट हैं। यूक्रेन को 2026 के अंत तक ब्रिटेन से 1,50,000 ऐसे ड्रोन मिलने हैं जो रूस में अंदर जाकर हमले कर सकते हैं। तुर्की इजरायल के बीच युद्ध होकर रहेगा। नेतन्याहू नाटो देश से जंग लड़ने को तैयार। अभी ईरान जंग की आग ठंडी नहीं पड़ी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया मैदान खुल गया है। तुर्की और इजरायल के बीच जंग सीरिया के मैदान में लड़ी जाएगी। एर्दोगान ने तुर्की की मिलिट्री को सीरिया पहुंचा दिया है। तुर्की ने इजरायल पर हमले के लिए 20 टैंक सीरिया भेजे हैं। तुर्की का बड़ा मिलिट्री बिल्डअप सीरिया में हो रहा है। करीब 250 आर्मर्ड वाहन तुर्की के बॉर्डर से सीरिया की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुर्की ने इन्हें दक्षिण पश्चिम सीरिया की तरफ भेजा है। इजरायल की आसमानी फोर्स भी सीरिया की तरफ उड़ान भर चुकी है। इजरायल के नेवातिम एयरबेस से अदीर सीरीज के F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। तुर्की के एक एक टैंक पर इजरायली एयरफोर्स की निगाहें हैं। एर्दोगान और नेतन्याहू के बीच डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त हिदायत दी है कि वो मिडिल ईस्ट में नया मोर्चा नहीं खोलें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मौत को दावत देने जैसा है। मगर नेतन्याहू ऐसे नेता हैं जो एक बार युद्ध की सोच लेते हैं तो फिर किसी को सुनते नहीं। एर्दोगान का दावा है कि उन्होंने रीजन में तनाव घटाने के लिए तुर्की की फोर्स को सीरिया भेजा है। वहां अबू अल दुहूर एयरबेस के पास तैनात किया है।
सीरिया में अबू अल दुहूर एयरबेस तुर्की के बॉर्डर से सिर्फ 70 किलोमीटर है, जबकि इजराइल के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। यह सीरिया के अलेप्पो शहर के पास है। इसी एयरबेस को इजरायली एयरफोर्स ने 3 दिन पहले भारी बमबारी करके उड़ा दिया था। इजराइल के फाइटर जेट ने 8 बार बमबारी की थी। एयरबेस के रनवे और स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह कर दिया। तुर्की का जितना साजो सामान था वो सब तबाह कर दिया था। नेतन्याहू का आरोप है कि सीरिया की अल शरा सरकार की मदद से तुर्की आईसिस के आतंकवादियों को इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तुर्की का दावा है कि वो लेबनान में इजरायली हमलों को रोकने और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए सीरिया में फोर्स तैनात कर रहा है। इजरायल का दावा है कि इलाके में अगर उन्हें किसी से खतरा महसूस हुआ तो उस खतरे को वो जड़ से मिटाने तक युद्ध करेंगे। तुर्की भले ही नाटो का मेंबर है, इजरायल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तुर्की को इस तरह मारेंगे कि नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन ना हो। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि इजरायल तुर्की के मेन लैंड पर अटैक नहीं करेगा। वो सीरिया और दूसरे देशों में मौजूद तुर्की के एसेट और फौज को टारगेट कर सकता है। सीरिया में तुर्की की फौज तैनात होते ही नेतन्याहू ने एर्दोगन पर निजी हमले तेज कर दिए हैं। एर्दोगन को एंटी सेमेटिक डिक्टेटर कहकर उन्हें चैलेंज दिया है। तुर्की ने इंटरपोल से नेतन्याहू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है। एर्दोगन के इस पैतरे से नेतन्याहू और आग बबूला हैं। नेतन्याहू ने तुर्की को घेरने के लिए एक और चाल चल दी है। साइप्रस में 10,000 इजरायली सैनिकों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। अगर एर्दोगन सीरिया के रास्ते इजरायल पर हमला करते हैं तो साइप्रस में मौजूद इजरायली फोर्स तुर्की में घुस जाएगी। अगर इजरायल और तुर्की का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 में तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है। इजरायल 15वें स्थान पर है। नेवी और मिलिट्री में तुर्की ताकतवर है। हवाई ताकत में इजरायल सबसे दमदार है। तुर्की के पास 3,55,000 सक्रिय सैनिक हैं। इजरायल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। तुर्की के पास 4,25,000 रिजर्व बल हैं। इजरायल के पास 4,65,000 रिजर्व बल हैं। तुर्की के पास F-16 फाइटर जेट और 12 कतार ड्रोन हैं। इजरायल के पास F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया क्षमता है। तुर्की के पास 3,000 से ज्यादा टैंक और 12 पनडुब्बियां हैं। इजरायल के पास 1,300 मरकाबा टैंक और ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। एडवांस डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं। तुर्की के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तनाव के बीच रूस ने इसे अपग्रेड नहीं किया है। इजरायल के पास खुद का आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। इजरायल और तुर्की के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा लेबनान है। मुस्लिम देश चाहते हैं कि इजरायल को साउथ लेबनान से हटाया जाए। इजरायल किसी भी कीमत पर साउथ लेबनान में लिटानी नदी तक का इलाका खाली करने को तैयार नहीं है। वो लगातार साउथ लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में गांव के गांव खाली कराता जा रहा है। मुस्लिम देश बार बार धमकियां दे चुके हैं, मगर इजरायल माना नहीं है, झुका नहीं है। एर्दोगन को इसी में खलीफा बनने का मौका दिख रहा है। अगर वो इजरायल को साउथ लेबनान से पीछे हटा पाते हैं तो मुस्लिम मुल्कों में तुर्की का रुतबा बढ़ जाएगा। सुन्नी नाटो में तुर्की की हैसियत एटमी ताकत वाले पाकिस्तान से ज्यादा हो जाएगी। एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद इजरायली दक्षिणी लेबनान में अपने हमले और सैन्य गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा सीरिया और हालिया हमलों के जरिए वह उस देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता को निशाना बना रहा है। ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं बनने देनी चाहिए कि पड़ोसी देशों के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई सामान्य और स्वीकार्य है। इस क्षेत्र का भविष्य सुरक्षा की ऐसी अवधारणा पर आधारित होना चाहिए जो एक तरफा बल प्रयोग पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर टिकी हो। Playing a role or playing it real, I always lead. The new Brezza, now with Turbo Booster Gen. Lead every play.